हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को डिराइव करने से पहले हम ये जानेंगे कि लिनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कहता है, उसके बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो चलिए आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिनियर मोमेंटम क्या होता है। तो इन सभी चीजों को हम बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबको मालूम है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, उसी प्रोडक्ट को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लिनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, पी से। यानी सबको मालूम है लिनियर मोमेंटम निकालने की फॉर्मूला पी इज इक्वल टू क्या होती है, एम वी। वेयर एम जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी का क्या होता है, मास, और वी क्या रहता है आपका, वेलोसिटी। तो ये सिंपली समझ गए आप कि लिनियर मोमेंटम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा हमारा, लिनियर मोमेंटम। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम और बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि कंजर्व्ड करने की मीनिंग क्या होती है, कांस्टेंट, यानी नियत होना, ना तो घटना और ना ही बढ़ना, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। यानी एफ एक्स टी इज इक्वल टू जब क्या रहेगा, जीरो, तो लिनियर मोमेंटम पी जो है सिस्टम या बॉडी का वो क्या रहेगा हमारा, याद रखना है, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कि जब तक किसी भी सिस्टम या बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना होगा तब तक उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा। तो देखिए, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कर रहा है ये तो आप समझ गए। आपको सीधा याद रखना है कि जब एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, देन सिस्टम या बॉडी का मोमेंटम पी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। आपको मैंने अभी बताया कि मोमेंटम निकालने की फॉर्मूला पी इज इक्वल टू क्या होती है, एम वी। पी इज इक्वल टू क्या होती है, एम वी। तो देखिए, एम यहाँ पे ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास होता है और मास हमारा जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर आप किसी भी सिस्टम या बॉडी के मोमेंटम को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो मोमेंटम का चेंज होना तभी पॉसिबल है जब उसका वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, चेंज होगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वेलोसिटी तभी चेंज होगा जब उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स आप जब एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, एफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट ही है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। अब इसी चीजों को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे सिस्टम या बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ जो फिगर बना हुआ है, आप इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में दो ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है जिसका नाम दिया गया है ए और बी। पहले का मास मान लिया है मैंने m1, दूसरे का मास मैंने क्या मान लिया, m2। मान लेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है सो कि सेम डायरेक्शन में किसी स्ट्रेट लाइन पैथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है,
पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेंगे u1 और दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे u2, जो कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। और ये भी मान लिया जाएगा कि यहाँ u1 ग्रेटर देन क्या है हमारा u2। तो आप समझिए सिंपली कि दोनों ऑब्जेक्ट को चलना है सेम स्ट्रेट लाइन पे और सेम डायरेक्शन, और पीछे वाला का स्पीड क्या है ज्यादा, आगे वाला का स्पीड कम, क्योंकि मैंने माना u1 ग्रेटर देन क्या है u2। तो कुछ समय बाद क्या होगा भाई, बॉडी ए जाएगा या ऑब्जेक्ट ए जाएगा और बी से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, ठीक है ना, टकराना जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए गया और बी से क्या किया, कोलाइड किया, टकरा गया। अब सोच रहे होंगे कि सर टक्कर होगा तो क्या होगा, तो टक्कर के दौरान आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच रिएक्शन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिगर का ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा भी गया, ये क्या है हमारा कोलिजन है। तो कोलिजन जब होगा तो टक्कर के दौरान कहीं ना कहीं ए फोर्स लगाएगा बी पर और बी फोर्स लगाएगा किस पर, ए पर, ठीक है। तो ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को मैंने डिनोट किया किससे, एफ ए बी से, और बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया है, एफ बी ए से। मान लेंगे हम लोग कि कोलिजन के बाद फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी सेम डायरेक्शन में उसी स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी v1 और v2 के साथ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले का मैंने मान लिया v1 और दूसरे का वेलोसिटी मान लिया मैंने क्या, v2, ठीक है। और v1 v2 के साथ ही सेम स्ट्रेट लाइन पे सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कोलिजन का टाइम इंटरवल मान लेते हैं कुछ हम, ठीक है ना। देखिए लेट डेल टी बी द क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन। कोलिजन का टाइम इंटरवल मैंने कितना मान लिया, डेल टी। तो सबसे पहले इस लॉ को डिराइव करने के लिए अब हम क्या करेंगे जानते हैं, पहले सिस्टम या बॉडी के मोमेंटम में चेंजिंग का रेट कितना होगा, यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, उसको पता करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर मोमेंटम में चेंजिंग का रेट कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल आसान काम है। फाइनल वाले मोमेंटम में से, फाइनल मोमेंटम को भाई हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पीएफ से। इनिशियल को किससे, पीआई से। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि मोमेंटम में चेंजिंग का रेट क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए के मोमेंटम में चेंजिंग का रेट कितना हो, तो मैंने क्या बताया, फाइनल मोमेंटम में से घटाने लेना है किसको, इनिशियल को। तो बॉडी ए का वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद है वो क्या है, v1 है। तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम अगर हम बात करें पी, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो कोलिजन से पहले वाला जो होगा सो होगा। तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या था, u1, तो पी कितना रहेगा, m1 u1, और पी फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, m1 v1। तो आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, नहीं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए चेंज इन मोमेंटम हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो देखिए m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल वाले मोमेंटम में से इनिशियल को घटा दिए और कोलिजन का जो टाइम इंटरवल था उस टाइम इंटरवल से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये पता चल गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसी प्रकार से फिर हम पता करेंगे क्या, देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बी के मोमेंटम में चेंजिंग का रेट क्या होगा, तो देखिए बी का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टक्कर के बाद कितना है, m2 v2। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 कोलिजन के बाद, और कोलिजन से पहले क्या है, m2 u2। फिर इसको कोलिजन के टाइम इंटरवल डेल टी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना।
ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? अप्लाइड फोर्स के। ठीक है ना? तो आपने पढ़ा कि एफ प्रोपोर्शनल होता है किसके? डीपी बाई dt के। वेयर डीपी बाई dt क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम एफ इज इक्वल टू के इंटू डीपी बाई क्या लिखते हैं? dt। और बात करें तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होता है? 1। यानी अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, और इक्वल टू भी होता है, यानी फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है हमारा? एफ बी है। तो क्या लिखेंगे हम? एफ बी ए। ये किसके इक्वल होगा? पहले के मोमेंटम में जो चेंजिंग का रेट है उसके इक्वल। तो देखिए, पहले के मोमेंटम में चेंजिंग का रेट कितना है? m1v1 माइनस m1u1 अपॉन डेल टी। ठीक है। दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने डिनोट किया किससे? एफ ए बी से। तो अब एफ ए बी कहीं ना कहीं दूसरे के मोमेंटम में जो चेंजिंग का रेट है उसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे लगने वाला जो फोर्स था उसको फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में जो चेंजिंग का रेट था उसको उसके इक्वल कर दिया मैंने, और सेकेंड पे जो फोर्स लग रहा था उसको सेकेंड के मोमेंटम में जो चेंजिंग का रेट था उसके इक्वल कर दिया। ठीक है। अब बात करते किसका जानते हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सबको मालूम है। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच रिएक्शन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एफ बी ए किसके इक्वल हो जाएंगे? माइनस एफ ए बी के। यानी दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक दूसरे के इक्वल और क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? देखिए, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। आपको अगर मन करे तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए भी लिख सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों का वैल्यू अब यहां से हम पुट कर लेना। देखिए, एफ बी ए की वैल्यू कितना है? m1v1, और क्या लिख सकते हैं? m1v1 माइनस m1u1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखिए अब इसका वैल्यू क्या है? माइनस है यहां पहले से, तो ये माइनस का तो साइन लगेगा। चलिए, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल टी। ये डेल टी से डेल टी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है। और देखिए अब क्या लिख सकते हैं? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस m2v2, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? m2u2। और अगर हम बात करें, देखिए तो इसी को फाइनली अब क्या लिख सकते हैं हम? m1v1, और इसको इधर लेंगे तो प्लस में लिखेंगे m2v2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले चलेंगे तो ये माइनस से प्लस में चले जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो m1v1 प्लस m2v2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा उसको, क्योंकि कोलिजन के बाद पहले बॉडी का वेलोसिटी v1 और दूसरे का वेलोसिटी क्या था? v2। तो टोटल मोमेंटम जब दोनों का निकालते हम तो m1v1 प्लस क्या था? m2v2।
और बिफोर द कोलिजन जब हम निकालते टोटल मोमेंटम तो m1 u1 प्लस क्या था m2 u2। दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या बता रहा है, देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो आपने क्या देखा कि कोलिजन तो हो गया, कोलिजन के बाद वेलोसिटी भी चेंज हो गई, बट फाइनल रिजल्ट जो आया वो कह रहा है कि कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम था वो किसके इक्वल है, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है उसके। मतलब क्या कर रहा है ये मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा है कि किसी भी सिस्टम या बॉडी का मोमेंटम जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना तो घट सकता है और ना ही क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आता रहूंगा।